मैं डॉक्टर आरपी सिंह, BHDLA 137 हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल की इस तीसरी ई काउंसलिंग में आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछली 2 बार जो हम लोगों से इस माध्यम से बातचीत हुई, उसमें हमने संप्रेषण के संदर्भ में आपसे बात किया। आज भी संप्रेषण के एक और माध्यम पर बात करेंगे और वो माध्यम है पत्र लेखन का। पत्र लेखन क्या है? पत्र लेखन का प्रयोजन क्या है? पत्र लेखन का प्रकार क्या है? कितने प्रकार के पत्र लेखन होते हैं? इन सारी चीज़ों पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। पत्र लेखन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। आज हम इन्हीं 2 पत्र लेखन के संदर्भ में आपसे बातचीत करेंगे। पत्र लिखना ऐसा कार्य है जिसमें कोई भी शिक्षित व्यक्ति आसानी से लिख सकता है। हम अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को और अपने सहयोगियों को पत्र लिखते रहते हैं और उनसे प्राप्त करते हैं। लेकिन हमें ऐसे लोगों को भी पत्र लिखना होता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। मसलन छुट्टी के लिए, राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन पत्र लिखते हैं। बिजली या फ़ोन के संबंध में हम शिकायती पत्र लिखते हैं। सामाजिक गतिविधियों से संबंधित कई तरह के हम पत्र लिखते हैं। ये दोनों तरह के पत्र, पत्र होते हुए भी भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं। ये कैसे भिन्न हैं? इस संदर्भ में आपसे बात की जाएगी। पत्र लेखन का प्रकार क्या है और प्रयोजन क्या है? सबसे पहले इस पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। लेखन की अन्य विधाओं से पत्र लेखन इस दृष्टि से भिन्न है, अलग है कि इसे लिखने वाला व्यक्ति या हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से उससे जुड़ा होता है। पत्र के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुँचाने का काम करते हैं। पत्र लेखन से अपना संदेश, अपने विचार, अपने मंतव्य हम दूसरे तक पहुँचाते हैं। अपना समाचार हम दूसरे व्यक्तियों तक, अपना हाल-चाल, अपनी गतिविधियों का की जानकारी हम दूसरे व्यक्तियों तक या अपने जानने वालों तक पहुँचाते हैं। पत्र के माध्यम से जहाँ संदेश, समाचार मिलता है, वहीं उस सामग्री में झाँक कर उसके लेखक के व्यक्तित्व को समझने में भी सहायता मिलती है। पत्र लेखन के प्रकारों को अगर निर्धारित किया जाए, तो मोटे तौर पर पत्र के निम्नलिखित प्रकार हमारे सामने दिखाई देते हैं। निजी, पारिवारिक पत्र, निमंत्रण पत्र, आवेदन पत्र, संपादक के नाम पत्र, व्यावसायिक पत्र, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र। अब इन सभी पत्रों को अगर हम 2 भागों में बाँटें, तो जैसे हमने आपसे कहा कि औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र का अर्थ है सरकारी या कार्यालयी स्तर पर लिखे गए वे सरकारी, गैर सरकारी पत्र, जिनमें लिखने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार की औपचारिकताओं का निर्वाह करना पड़ता है। अर्थात जब हम सरकारी पत्र की बात करते हैं, तो वहाँ हमारा व्यक्तिगत कोई भी संबंध नहीं होता। यानी हम व्यक्तिगत बातचीत नहीं करते। हम आपस में बातचीत नहीं करते, बल्कि हम तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। हम जिसको भी पत्र सरकारी पत्र लिखा जाता है, लिखने वाला और पाने वाला दोनों व्यक्तियों का कोई भी संबंध व्यक्तिगत नहीं होता, सरकारी होता है, इसीलिए उसको हम औपचारिक पत्र कहते हैं। विभिन्न अवसरों पर लिखे जाने वाले कामकाजी पत्र भी इसमें शामिल हैं। जैसा कि औपचारिक पत्र से तात्पर्य है, औपचारिक का मतलब होता है अन, धन, औपचारिक। जो वे पत्र जो अनौपचारिक कहे जाएँगे, जिनमें किसी परिपाटी, लेखन, विधि को कोई महत्व नहीं दिया जाता। जो भाव मन में आया, उसको अपनी स्वाभाविक भाषा में व्यक्त कर दिया गया। सामान्यतः निजी और पारिवारिक पत्र इस कोट में आते हैं, जिनमें औपचारिकता नहीं होती है। इनमें प्रायः अपने संबंधी, परिचित, मित्र की कुशलता की जानकारी के लिए, परिवार की कुशलता की जानकारी के लिए, व्यक्तिगत समस्याओं के लिए इस प्रकार के पत्रों को लिखा जाता है। इस प्रकार के पत्रों में जो भेजने वाला होता है, वो अपना नाम, पता लिखता है, लेकिन इसका कोई सुनिश्चित नियम नहीं है, जैसा कि औपचारिक पत्रों में होता है। अ, उम्र के हिसाब से, रिश्ते-नाते के हिसाब से अभिवादन लिखा जाता है, लेकिन औपचारिक पत्रों में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। औपचारिक पत्रों में जो मुख्य रूप से पत्र हैं, उनमें आवेदन पत्र, शुल्क मुक्त के लिए प्रार्थना पत्र
या किसी प्रकार की सामग्री मंगवाने के लिए पत्र या किसी समस्या के समाधान के लिए प्रेस में संपादक के नाम पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र, निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, संवेदना पत्र, सरकारी पत्र या अर्ध सरकारी पत्रों को हम इसमें ले सकते हैं। औपचारिक शब्द के मूल में उपचार शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है व्यवस्था। अर्थात औपचारिक शब्द के अगर आप बात करें तो औपचारिक पत्र में एक प्रकार की व्यवस्था होती है। सामान्यतः यह पत्र उनको लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। अर्थात किसी प्रयोजन को ध्यान में रखकर ही ये पत्र लिखे जाते हैं और ये पत्र अमूमन कार्यालयों में ही प्रयोग किया जाता है। इसकी भाषा सरल, सहज व शिष्ट होती है, चाहे शिकायती पत्र ही क्यों न लिखा जा रहा हो। औपचारिक पत्रों में भाषा ही नहीं, शैली और संरचना का भी महत्व होता है। बड़े-बड़े और क्लिष्ट शब्दों के स्थान पर सरल, बोलने में आसान शब्दों का प्रयोग इस प्रकार के पत्रों में करना चाहिए और किया जाता है। बहुत लंबे और जटिल वाक्यों की रचना भी इसमें नहीं होती, क्योंकि अगर आप बहुत लंबे-लंबे शब्द लिखेंगे, क्लिष्ट शब्द लिखेंगे, तो इससे भी प्रभावशीलता कम होती जाएगी और इस प्रकार के पत्रों की भाषा जब तक प्रभावशाली नहीं होगी, तब तक सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पाएगा। साथ ही उस निर्देश, आदेश या संदेश को जो पाठक तक आप पहुँचाना चाहते हैं, लेखक तक पहुँचाना चाहते हैं, उस लेखक उसको संप्रेषित करना चाहता है। तो औपचारिक पत्रों को भी हम देखें तो कई कोटियों में बाँट सकते हैं। जैसे आवेदन पत्र। आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र ऐसे पत्र हैं जिनमें पत्र लिखने वाला व्यक्ति किसी बात के लिए उस व्यक्ति से प्रार्थना करता है जिसे वो लिख रहा है। उदाहरण के लिए किसी पद की प्राप्ति के लिए यदि कोई पत्र भेजता है तो उसे आवेदन पत्र कहा जाता है। जैसे कि हम कभी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो हम पत्र लिखते हैं। इसी तरह विज्ञापन के अनुसार किसी पद की प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखा जाता है। सामान्यतः इसके लिए कोई प्रपत्र या फ़ार्मा जिसे कहते हैं प्रोफ़ार्मा नहीं होता। ठीक है? जिसको निःशुल्क अथवा शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सेवा आयोग, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इस प्रपत्र को मुद्रित करवा देते हैं और समाचार पत्रों में इस प्रपत्र को प्रकाशित करवा देते हैं और उसके बाद उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी बना कर के आवेदक जो है उसको भर कर के सेवा नियोजक के पास भेज देता है। यानी कि प्रपत्र में माँगी गई जो जानकारियाँ हैं, उसको जो आवेदक है, वो बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी सूक्ष्मता के साथ, बड़ी सावधानी के साथ भरता है और भर करके उस नियोजक के पास भेज देता है और उसको जब वो भेजता है तो उस प्रपत्र में आवेदक का नाम, पिता का नाम, पता, जन्म तिथि, योग्यता, अनुभव इन सभी चीज़ों का विवरण उसे अच्छी तरह से देना होता है। इसके अलावा हम इसको और अच्छा बनाने के लिए करते हैं कि आवेदक अपना बायोडाटा बना लेता है, जिसे हम जीवन वृत्त कहते हैं। उस बायोडाटा को, उस जीवन वृत्त को वो उस प्रोफ़ार्मा के साथ अटैच कर देता है, संलग्न कर देता है, जिससे उसे जानने में जो चीज़ें छूट भी गई हैं, उसे जानने में उसको आसानी हो जाए। तो नौकरी पाने के लिए आवेदन पत्र अमूमन जो होते हैं, भेजे जाते हैं। इसके अलावा कई कामों के लिए भी आवेदन पत्र लिखे जाते हैं, जैसे अवकाश के लिए अब छुट्टी लेने के लिए भी प्रार्थना पत्र होता है। इसके अलावा आर्थिक सहायता माँगने के लिए आप किसी से आर्थिक सहायता माँग रहे हैं सरकार से, किसी संस्था से, तो उसके लिए भी आवेदन पत्र किए जाते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी जो है शुल्क मुक्त के लिए आवेदन पत्र कॉलेज में विद्यालय में, महाविद्यालय में प्राचार्य के नाम से भेजते हैं। इसी तरह से जो बिज़नेसमैन हैं, जो व्यावसायिक लोग हैं, व्यवसाय करने वाले वो सामग्री को मँगवाने के लिए भी इस तरह के पत्रों को लिखते हैं। औपचारिक पत्रों को भी अगर हम देखें तो इनमें भी हम 4-5 मुख्य चीज़ों को देखते हैं, विभाजित कर सकते हैं। जैसे जब ये पत्र लिखा जाता है तो जिसको पत्र लिखा जा रहा है, उसका पद और पता उस पर होना चाहिए। फिर उसके बाद सबसे पहले, फिर उसके बाद उसका संबोधन होना चाहिए। फिर पत्र का जो मूल भाग है जिसमें वह संदेश होता है कि आप जिसे भेजना चाहते हैं, उसको क्या चीज़ आप बताना चाहते हैं, किस समस्या के लिए आप लिख रहे हैं, वो उस मूल चीज़ को उसमें उसके मध्य भाग में ये लिखा जाता है।
फिर उसके बाद इसमें देखिए तो जो भेज रहा है जिसे हम प्रेषक कहते हैं। प्रेषक का नाम और पता होता है और फिर उसके बाद उसमें संलग्नक होता है। जैसे अमूमन आप देखते हैं जैसे एक उदाहरण आप देख लीजिए कि अगर प्राचार्य को लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप लिखते हैं सेवा में, फिर प्राचार्य, फिर उसके बाद विषय आप लिखते हैं, किस लिए आप उसको लिख रहे हैं, फिर संबोधन करते हैं महोदय या महोदया, फिर उसके बाद जिस चीज़ के लिए आप पत्र लिख रहे हैं शुल्क मुक्त के लिए लिख रहे हैं, तो आप उसके बारे में लिखते हो, लास्ट में अंत में आप धन्यवाद देते हैं और नीचे जो है दाहिनी तरफ आप भवदी लिख कर के अपना नाम पता लिखते हैं और अगर कोई चीज़ संलग्नक करना चाहते हैं, तो आप संलग्नक में आप लिखते हैं कि हमने ये चीज़ें इसके साथ संलग्न की है या अटैच किया है, ठीक है? तो कभी-कभी सार्वजनिक हित के लिए भी इस तरह के पत्र लिखे जाते हैं, अधिकारियों को लिखे जाते हैं। जैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के प्रधान को, नगर पालिका या नगर निगम के अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को या समाचार पत्र के संपादक को इस जो समस्याएँ हमारी समाज में हैं, उन समस्याओं सड़क की समस्या, नाली की समस्या सफाई की समस्या, पानी की समस्या इस तरह की बहुत सारी समस्याएँ हमारे समाज में होती हैं, हम जिस समाज में रहते हैं या जिस मोहल्ले में हम रहते हैं। तो ऐसे पत्र वहाँ भी लिखे जाते हैं, उनको भी इस तरह के पत्र तो अगर ये पत्र आप लिखते हैं, जैसे बिजली नहीं आ रही उसके लिए भी, कभी-कभी हम सड़कों के खराब होने के लिए, कभी-कभी हम कानून व्यवस्था के लिए भी लिखते हैं। तो इस प्रकार के जब हम पत्र लिखते हैं, तो उससे भी हम उसका फ़ॉर्मेट भी हम एक तरह से उसका प्रोफ़ार्मा भी इसी तरह से होते हैं। संपादक को लिखते हैं तो जैसे सपोज़ करिए संपादक को आप लिख रहे हैं, तो सबसे पहले संपादक का नाम, उसका पता, स्थान, फिर आप अपना लिखेंगे और फिर बाएँ तरफ से आप लिखेंगे संपादक दैनिक जागरण, हिंदुस्तान या उसके नीचे और फिर आप लिखेंगे कि हमारे मोहल्ले में, हमारे गाँव में सड़क की हाल है। इस तरह से अगर जो भी समस्या है, उस समस्या को लिखते हुए और नीचे आप अपना नाम या ये भी हो सकता है कभी-कभी अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, तो उस मोहल्ले के बहुत सारे लोगों का उस पर सिग्नेचर करा कर के और फिर ये पत्र आप संपादक को भेज देते हैं। इसी तरह से अगर व्यावसायिक पत्रों में देखिए, अब व्यावसायिक पत्र देखिए जो व्यवसाय करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो दुकानदार होते हैं या जो छोटे-बड़े व्यावसायिक होते हैं या बड़े भी होते हैं, तो दैनिक जीवन में इन पत्रों की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि इन पत्रों का प्रयोग जब वो करते हैं, तो उन पत्रों से वो जहाँ से सामान मँगा रहे हैं, ठीक है? यानी कि ग्राहक और विक्रेता तो दुकानदार छोटा दुकानदार वहाँ ग्राहक हो जाता है और बड़ा दुकानदार जो होलसेल या जो थोक में भाव में बेचता है या मिल से या जो चीज़ें आती हैं उसे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी वो इसी तरह से पत्र लिखता है। अब इनमें जब आप व्यावसायिक पत्र लिखते हैं तो एक तो ये होता है कि आप सामान मँगाने के लिए पत्र लिख रहे हैं। दूसरा सामान भेजते समय भी पत्र लिखा जाता है जिनको आप सामान भेज रहे हैं, उनको संबोधित करते हुए आप लिखते हैं कि हमने ये सामान भेजा। या इसके अलावा कभी-कभी क्या होता है कि सामान आया और सामान उसमें नहीं है, उसमें सामान नष्ट हो गया, खो गया, तो उसके लिए भी हम पत्र लिखते हैं। तो इस तरह के पत्र या मूल्यों में छूट के लिए या सामान या माल ना मिलने पर या इस तरह से तमाम सारे पत्रों को आप देखिए तो इस तरह के तमाम सारे पत्र जो व्यावसायिक क्षेत्रों में भी लिखे जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो पत्र है इसकी जो तरह-तरह की चीज़ें हैं जो व्यवसाय को लेकर के, संपादक को लेकर के, अधिकारियों को लेकर के इस प्रकार के पत्रों को लिखा जाता है। इसके अलावा समाज में जो पत्र और प्रचलित हैं, उनमें निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र और संवेदना पत्र। अब इन पत्रों का एक तरह से ये औपचारिक ही पत्र होते हैं। इसमें कोई फीलिंग नहीं होती, इसमें कोई संवेदना मतलब ऐसा नहीं कि आप हाल-चाल लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र और संवेदना पत्र, ये सारे पत्र औपचारिक पत्रों की ही श्रेणी में आते हैं। इनका एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट पर ये लिखे जाते हैं। तो औपचारिक होते हैं। अनौपचारिक पत्र के रूप में भी ये लिखे जाते हैं, लेकिन अमूमन अधिकतर आप देखिए तो औपचारिक ही होते हैं। जैसे ये पत्र विभिन्न अवसरों पर उन लोगों को भेजे जाते हैं, जिनसे आप परिचित होते हैं। ये अब आज के 21वीं सदी में या इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया का दौर चल रहा है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से इन पत्रों का धीरे-धीरे पतन हो रहा, ह्रास हो रहा है। अब कार्ड भी लोग कम छपवाते हैं, ई-कार्ड छपवा लेते हैं, व्हाट्सएप पर बात कर लेते हैं। लेकिन पहले इन पत्रों का मूल्य होता था। तो ये पत्र आप रिश्तेदारों को भेजते हैं, मित्र को भेजते हैं, आत्मीय लोगों को भेजते हैं, जिनके साथ व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों को इस प्रकार के पत्र भेजते हैं।
निमंत्रण पत्र का उद्देश्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी विशेष अवसर पर जो समारोह होते हैं, उन पर बुलाने के लिए होता है। यह उपस्थिति के लिए, भोजन के लिए, व्याख्यान के लिए या किसी भी उद्देश्य के लिए हो सकता है। जब अधिक संख्या में निमंत्रण भेजे जाते हैं, तो उनको छपवा लिया जाता है। जैसे कार्ड आप देखिए, निमंत्रण पत्र में व्यक्तिगत पत्र जो लिखे जाते हैं, उनमें औपचारिकता का निर्वाह हो सकता है। संबोधन के लिए जो सारी चीज़ें होती हैं, वो एक ही जैसी होती हैं। यानी कि अगर आप विवाह का कार्ड देख लीजिए या किसी भी कार्यक्रम का कार्ड देख लीजिए या किसी की मृत्यु का जो कार्ड भेजे जाते हैं, उनका जो प्रोफ़ार्मा होता है, वो लगभग एक होता है। जैसे आप लिखवा देते हैं महोदय, मान्यवर, आदरणीय, ठीक है? अब उसके बाद जैसे कॉलेज में किसी जयंती है, तो कॉलेज में इस चीज़ का आयोजन किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपके महाविद्यालय में, तो आप लिखते हैं कि विगत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी महाविद्यालय में कबीर जयंती का आयोजन किया जा रहा है। कबीर साहित्य के सुधी विद्वान, इस अवसर पर आप उपस्थित को हमारे कॉलेज के विद्यार्थियों को अपने ज्ञान से लाभान्वित यानी उनको आप बुला रहे हैं उसमें बोलने के लिए। तो लेकिन इसका जो प्रोफ़ार्मा है, वो प्रोफ़ार्मा एक ही जैसा है। इसी तरह से आप निमंत्रण पत्रों को भी देख लीजिए, इसी तरह से बधाई पत्र भी देख लीजिए। बधाई पत्र का भी प्रोफ़ार्मा एक होता है। किसी व्यक्ति की नियुक्ति पर, चुनाव में जीत पर, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर, सम्मान या अभिनंदन समाचार मिलने पर ये बधाई पत्र लिखे जाते हैं। देखिए, पहले क्या होता था अभी थोड़े 2-5 साल पीछे अगर आप जाएँगे, तो बाज़ार में ऐसे मुद्रित बधाई पत्र मिलते रहते हैं। जैसे नववर्ष पे, दिवाली पर, होली पर, ईद पर, हाँ? तो इस तरह के पत्र आप लेकर के अपने आप के प्रिय लोग होते थे, उनको आप भेजते थे। लेकिन इंटरनेट पर अब ये सारी चीज़ें ई कार्ड के रूप में या इमोजी के रूप में उपलब्ध हो गई हैं। अब ये जो चलन धीरे-धीरे बढ़ रहा तो आप लोगों को फ़ोन कर लेते हैं, व्हाट्सएप पर बधाई दे देते हैं। व्हाट्सएप पर भी देखिए आप जो कार्ड के फ़ॉर्मेट पे बने हुए नववर्ष के, ईद के बकरीद के, होली के, दिवाली के सभी कार्ड आप देखिए कि आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगा और आप उसी को आगे फ़ॉरवर्ड करते रहते हैं। तो आजकल ये भी है, तो ये बधाई पत्र ऐसे भी दिया जा रहा है आजकल। विवाह के अवसर पर देखिए, जन्म के अवसर पर भी इस प्रकार के बधाई कार्ड पहले दिए जाते थे। यद्यपि इनकी संख्या या इनमें थोड़ी-सी अब शिथिलता आने लगी है और उसका कारण सिर्फ़ ई-कार्ड की वजह से या इंटरनेट की वजह से है। इसके बाद आप देखिए संवेदना पत्र भी लिखे जाते हैं। आप किसी के दुःख को सुनते हैं, किसी के जीवन में दुःख आता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो आप अपने परिचित को, मित्र को संवेदना पत्र भी भेजते हैं। आप स्वयं जाते हैं या तो पत्रों के माध्यम से जब आप सुनते हैं कि किसी के पिताजी का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, तो उनको आप उस समय एक पत्र लिखते हैं। उस पत्र को भी आप कह सकते हैं कि आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया सुनकर मैं स्तब्ध रह गया, मुझे दुःख हुआ वगैरह-वगैरह। तो ये एक तरह से औपचारिकता आप निभाते हैं, तो इसको भी देख सकते हैं। तो ये जो होता है एक तरह से औपचारिक होते हुए भी, ठीक है? अ अनौपचारिक होते भी औपचारिक है। क्योंकि ये सरकारी तो नहीं है ये सारे पत्र, लेकिन औपचारिक श्रेणी में आते हैं क्योंकि इनका वही फॉर्मेट है। अब इसके बाद आता है कि सरकारी पत्र क्या हैं? अर्ध सरकारी पत्र क्या हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं जिसे आपको जानना चाहिए। सरकार के किसी भी कार्यालय से जारी किया गया पत्र जो होता है वो सरकारी पत्र कहलाता है। ये पत्र केंद्रीय और राज्य सरकार या उनसे संबंध या अधीन कार्यालयों, आयोगों, अर्ध सरकारी आयोगों, गैर सरकारी संस्थाओं, सार्वजनिक निगमों, निकायों आदि में जारी किया जाता है। सरकार के विभिन्न मंत्रालय भी आपस में विशिष्ट मामलों के लिए पत्राचार करते रहते हैं, एक-दूसरे को पत्र लिखते रहते हैं या कार्यालय के ज्ञापन के माध्यम से उसको एक-दूसरे तक पहुँचाते रहते हैं। इसी तरह संसद तथा विधानसभा के सदस्यों, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो भी सरकारी पत्र उनके लिए भी लिखा जाता है। तो प्रायः ऐसे पत्रों का प्रारंभ किस प्रकार से किया जाता है, ये आप देखिए। अब देखिए जो आपके अ, अनौपचारिक पत्र हैं, उनमें आप दूसरे ढंग से शुरुआत करते हैं, उसका फ़ॉर्मेट दूसरा होता है। सरकारी पत्रों का फ़ॉर्मेट दूसरा होता है। यहाँ पर आपको हाल-चाल नहीं पूछना है, कुशल-क्षेम नहीं पूछना है, कोई फ़ॉर्मेलिटी नहीं करना है, ठीक है? कोई यहाँ आपको सीधे-सीधे मुझे ये निर्देश किया गया या मुझे ये कहने का, मुझे यह सूचित करने का निर्देश किया गया है। इस प्रकार के पत्रों में इस प्रकार के च तो ये औपचारिक है। यहाँ पर कोई अनौपचारिकता नहीं है कि आप कैसे हैं, आप स्वस्थ हैं कि नहीं हैं, ये सब चीज़ें यहाँ नहीं होती।
तो सभी सरकारी पत्र औपचारिक ही होते हैं। इनमें से कुछ कार्यालय ज्ञापन होते हैं, कुछ प्रशासनिक ज्ञापन होते हैं, कुछ परिपत्र होते हैं, कार्यालय आदेश होते हैं, मंजूरी पत्र यानी जिन्हें स्वीकृत पत्र कहते हैं, अधिसूचना, संकल्प, प्रेस विज्ञप्ति, तार, तुरंत पत्र, अनुस्मारक, सूचना, नीलामी सूचना, निविदा, विज्ञापन, हाँ, इसके अलावा पावती, उद्घोषणा जैसे अनेक रूप इनके आप देख सकते हैं, होते हैं। सबके अलग-अलग अर्थ भी होते हैं और अलग-अलग उनका कार्य भी होता है। ज्ञापन का कार्य अलग है, सूचना का कार्य अलग है, नीलामी का अलग है, निविदा का अलग है, विज्ञापन का यानी सारी जो पत्रों के जो स्वरूप हैं सारे, इन पत्रों के स्वरूप को आप अगर देखें, जब आप अपनी बुकलेट को पढ़ेंगे या और भी इस तरह से अगर कोई आपको प्रयोजनमूलक हिंदी की किताबें अगर आप देखें, तो इन सबके फॉर्मेट अलग होते हैं, इनके लिखने के भी अलग होते हैं। इसी तरह सरकारी पत्र अर्ध सरकारी रूप में भी जारी किए जाते हैं। सरकारी पत्र की जो रूपरेखा होती है, देखिए देखिए सरकारी पत्र मोटे तौर पर जो लिखे जाते हैं वो कैसे? सबसे पहले पत्र संख्या, यानी पत्र के शीर्षक पर सबसे पहले पत्र संख्या, वो पत्र संख्या उस कार्यालय के रजिस्टर में दर्ज होती है। क्योंकि जब उधर से उत्तर आता है, तो उसमें लिखा होता है कि आपके पत्रांक संख्या इतने, इतने, इतने के संदर्भ में। इसका मतलब कि सारा कुछ ये है कि वो पत्र किस लिए लिखा गया है। यानी कि जो कार्यालय में रजिस्टर है, उस रजिस्टर में पत्र के शीर्ष पर ये दिया जाता है। इसके बाद फिर देखिए दाएँ किनारे पर दिनांक और पत्र लिखने का स्थान लिख दिया जाता है। फिर उसके बाद प्रेषक, पत्र संख्या, शासकीय कार्यालय, मंत्रालय के नाम के नीचे हाशिए में सटाकर प्रेषक, पद ये सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं। फिर उसके बाद प्रारंभ किया जाता है। जो प्रेषित होता है उसको पत्र पाने वाले का नाम, पद नाम दिया जाता है। यदि आवश्यक है तो उसके सम्मान, उसकी डिग्री यानी कि किस पद पर है उल्लेख किया जाता है। कभी पत्र के नीचे बाईं और प्रेषित का नाम और कभी लिखा जाता है। पत्र का विषय लिखा जाता है देखिए, औपचारिक पत्रों में पत्र के विषय लिखे जाते हैं, किस संदर्भ में पत्र लिखा जा रहा है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद पत्र का विषय लिखने के बाद फिर आते हैं संदर्भ पर, कि क्या पूर्व संदर्भ क्या है उसका उल्लेख आप करते हैं, यानी कि पूर्व में इसका कोई संदर्भ जैसे अभी हमने आपको एक उदाहरण दिया कि आपके पत्रांक संख्या इतने-इतने के संदर्भ में ठीक है? तो पत्र का ये संदर्भ भी जारी किया जाता है। फिर उसके बाद संबोधन होता है कि विषय का उद्देश्य किए जाने के पश्चात पत्र के आरंभ में संबोधन दिया जाता है, महोदय, महोदया या प्रिय महोदय या श्रीमान, ठीक है? मध्य भाग में पत्र अगर लंबा है, जैसे कि देखिए जब कार्यालयी पत्रों की आप बात करते हैं, तो पत्र लंबे हो जाते हैं, 2 पेज के, 3 पेज के, 5 पेज के, क्योंकि आप पूरी बात के तब यहाँ एक चीज़ ध्यान दी जाती है कि यहाँ पॉइंट वाइज़ जिसे हम अनुच्छेद कहते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 या क, ख, ग इस तरह से पॉइंट दे कर के आप अपनी बात रखते हैं कि नंबर 1 ये, फिर नंबर 2 ये। तो इस तरह से आप लिखते हैं, फिर उसके बाद जो पत्र लिख रहा है, उसका नाम और उसका मतलब पद और उसके हस्ताक्षर। तो इस तरह से ये सरकारी पत्रों में आप देख सकते हैं और इस तरह से सरकारी पत्र लिखे जाते हैं। अर्ध सरकारी पत्रों की जहाँ तक बात करें, तो अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग सरकारी अधिकारियों में आपसी व्यत्र व्यवहार या सूचनाओं के आदान-प्रदान देखिए, यहाँ पर जो एक प्रमुख सचिव दूसरे प्रमुख सचिव को लिख रहा है या एक सचिव दूसरे सचिव को लिख रहा है, तो ये जो होता है ये आपसी यानी कुछ जानकारी हमें आपसे चाहिए, आपसी आदान-प्रदान के लिए। पत्र अनौपचारिक शैली में ये लिखा जाता है, इसमें औपचारिकता ज़्यादा नहीं होती, इस तरह जैसे ऊपर हमने आपको बताया अभी। लेकिन संबोधन में व्यक्तिगत संस्पर्श होता है, फिर भी ऐसे पत्र सरकारी या औपचारिक ही माने जाते हैं। यद्यपि उसमें थोड़ी-सी अनौपचारिकता भी का निर्वहन भी कर लिया जाता है। तो जो अभी हमने आपको बताया कि व्यक्तिगत रूप से लिखे पत्र भी प्रभावी होते हैं और अधीन जैसे थोड़ी बहुत जान-पहचान होती है, तो उससे उस हिसाब से बात कर लिया जाता है, जैसे 2 अधिकारी आपस में बात कर तो इससे अपेक्षित सूचनाएँ तत्काल मँगवाने के लिए होती है या कोई चीज़ स्मरण दिलाने के लिए होती है कि मैंने ये चीज़ लिखा था, इसका पत्र नहीं आया, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई देती हैं। ठीक है? तो इसमें थोड़ी-सी औपचारिकता का भी स्वरूप देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पत्रों के 2 प्रकार यानी हमने आपसे बात की, 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो ये भी जानना कि औपचारिक जो पत्र का व्यवहार वो कितना व्यापक है, एक ये भी प्रश्न है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत कई प्रकार के पत्र सम्मिलित हैं, जैसा कि बताया आपसे
सरकार के अंतर्गत काम करने वाले, विभिन्न कार्यालयों में काम करने वाले, औपचारिक पत्र भेजे जाते हैं, व्यापार में, व्यवसाय में, ठीक है? इस प्रकार में तमाम देखे जाते हैं। इसके अलावा आप देखिए, संचार माध्यमों के माध्यम से समाचार पत्र, दूरदर्शन इसी में महत्व बढ़ता जा रहा, यानी कि प्रेस के माध्यम से प्रेस समाचार, प्रेस नोट, प्रेस विज्ञप्ति भी आजकल खूब प्रसारित हो रही है। औपचारिक तथा पारिवारिक पत्रों की जो सीमा रेखा है, उसमें भी कई प्रकार के पत्र आते हैं। देखिए, जो औपचारिक पत्र जिसमें आप कहते हैं कि पारिवारिक होते भी औपचारिक, उसमें अभी हमने आपसे बात की कि उसमें निमंत्रण, बधाई, संवेदना ये सारे उसमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। और दोनों के लिखने की जो शैली है, वो भिन्न है। दोनों के लिखने का प्रयोजन भी भिन्न होता है। इसलिए जब इस प्रकार के पत्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी विद्यार्थी के जीवन में, जब आप बीए कर रहे हैं, तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से कार्यालयी पत्र लिखे जाते हैं और किस प्रकार से आपके पारिवारिक पत्र लिखे जाते हैं। तो ये पत्रों का प्रकार है। तो संचार माध्यम का एक ये भी प्रकार है। दूसरा, संचार के लिए लेखन जो है, अब देखिए जो हम जिस संप्रेषण की या जिस भाषा कौशल की बात हम कर रहे हैं, उसमें पत्र लेखन एक हो गया। दूसरा हो गया संचार लेखन। संचार माध्यमों का क्या स्वरूप, यानी कि अभी कई चीज़ें आपसे बात करते हुए हम चलते हैं। अगर आप देख रहे होंगे तो इससे पहले की काउंसलिंग को भी अगर आप एक बार पुनः उसको सुनेंगे तो आप देखेंगे कि संचार माध्यमों पर जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं या संप्रेषण पे, ये सारी चीज़ें संप्रेषण पर ही आधारित हैं। चाहे वो पत्र हो, चाहे वो संचार माध्यम हो। तो अब थोड़ी चर्चा हम लोग संचार लेखन पर भी कर लेते हैं। संचार माध्यमों का स्वरूप क्या है नंबर 1, दूसरा इनके प्रकार क्या हैं? कौन-कौन से प्रकार होते हैं जैसे मुद्रित, श्रव्य या दृश्य? इनकी भाषा कैसी होनी चाहिए? क्या संचार माध्यम की भाषा साहित्य की भाषा एक है, बोलचाल की भाषा एक है, इस पर भी हमें बात करनी चाहिए। तो यानी कि मुद्रित माध्यमों की भाषा कैसी होनी चाहिए, श्रव्य माध्यमों की भाषा कैसी होनी चाहिए और दृश्य माध्यमों की भाषा कैसी होनी चाहिए। क्योंकि भाषा का बहुत महत्व होता है और उसके बाद संचार और शिल्प की भाषा के प्रभाव पर भी आप थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। तो संचार माध्यमों का सबसे पहले स्वरूप पर थोड़ी-सी बात करते हैं कि जनसंचार माध्यमों की भाषा के बारे में विचार कर अगर आपको करना है, तो निश्चित रूप से आप उसकी भाषा के स्वरूप को समझना ही आपको पड़ेगा। सबसे पहले कि जनसंचार माध्यम क्या है और किस प्रकार की भाषा का उसमें इस्तेमाल होता है। जनसंचार यानी संचार का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। यही हमारे संप्रेषण का भी माध्यम होता है, यही हमारे पत्र का भी माध्यम होता है, यानी कि हम अपनी बात एक स्थान से यानी हम अपनी बात आप तक पहुँचा रहे हैं, यही संप्रेषण का माध्यम होता है, यही संप्रेषण होता है और संप्रेषण के हम विभिन्न माध्यमों को हम चुन लेते हैं। ये हमारा संप्रेषण है कि हम अपनी बात आप तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन इसका माध्यम क्या होगा, ये माध्यम हम तय कर लेते हैं। तो संचार भी संप्रेषण का एक माध्यम है। अगर कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है या एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जाती है, तो उसे हम संचार कहते हैं। संचार के साथ संप्रेषण शब्द जैसे मैंने कहा का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है भेजना। लेकिन जब हम संचार माध्यमों के संदर्भ में संचार का प्रयोग करते हैं, तब हम उसका अर्थ होता है कि किसी बात को या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। उदाहरण के लिए समाचार पत्र में छपे समाचार ऐसे ही संदेश हैं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। यहाँ समाचार समाचार पत्र के ज़रिए भेजा जा रहा। इसीलिए समाचार पत्र वह माध्यम है जो संचार रूपी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। इस प्रकार यदि दूसरे शहर में रहने वाले अपने किसी संबंधी या मित्र को चिट्ठी लिखते हैं, तो चिट्ठी भी उस संचार का माध्यम हो जाती है। लेकिन इन दोनों तरह के माध्यमों में एक अंतर है। चिट्ठी से जो संदेश भेजा जा रहा है और जो पत्र के यानी समाचार पत्र के उन उसमें देखिए बेसिक अंतर क्या है। चिट्ठी में जो संदेश भेजा जाता है, वो संदेश सिर्फ़ उन्हें भेजा जाता है, उनके लिए भेजा जाता है, जिनका लिखने वाला और पढ़ने वाले के अलावा किसी और से संबंध ना हो, किसी और को जानकारी ना हो। यानी वो सार्वजनिक नहीं है। लेकिन जब आप समाचार पत्र में वही बात लिखते हैं या समाचार पत्र में जो संप्रेषण होता है, वो
किसी एक व्यक्ति के लिए न होकर संपूर्ण राष्ट्र या विश्व के लिए हो जाता है। वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, ठीक है? जो भी अखबार पढ़ेगा, तो कहने का तात्पर्य ये है कि चिट्ठी और अखबार हैं तो दोनों संदेश के माध्यम, लेकिन प्रकृति में अंतर है। एक व्यक्तिगत माध्यम है और दूसरा सार्वजनिक माध्यम। इस प्रकार जो माध्यम जनता के व्यापक हितों तक संदेश का संचार करे, उसे हम जनसंचार माध्यम कहते हैं। ऐसे संचार को हम जनसंचार और इस इसलिए कहते हैं कि समाचार एक प्रकार का जनसंचार माध्यम है। अब आपको चिंतन करना चाहिए कि समाचार पत्र के अलावा ऐसे कौन-कौन से माध्यम हैं जिनको हम जनसंचार की श्रेणी में ला सकते हैं। एक तो हमने आपको बता दिया कि समाचार पत्र है। दूसरे कौन-कौन से माध्यम हो सकते हैं जिनको हम संचार की श्रेणी में ला सकते हैं। जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में हमें इस बात पर भी विचार अवश्य करनी चाहिए। सबसे पहले तो कोई संदेश होगा जिसे लोगों तक पहुँचाना है। जो पहुँचाने वाला होगा यानी प्रेषक, वही संदेशों को पहुँचाने का काम करेगा। इस काम को अंजाम उस माध्यम के द्वारा दिया जाएगा जो उस संदेश को उन तक पहुँचाएगा। जो उसे प्राप्त करता है, उसे हम प्राप्तकर्ता कहते हैं। इस प्रकार संचार की एक पूरी प्रक्रिया है जो 4 घटकों में आपके सामने दिखाई देगी। नंबर 1 संदेश को भेजने वाला अर्थात प्रेषक। नंबर 2 संदेश हो गया। नंबर 3 संदेश जिसके ज़रिए भेजा जाएगा अर्थात वो माध्यम क्या है? यानी एक प्रेषक हो गया, एक मूल वो संदेश हो गया, एक वो माध्यम हो गया और चौथा है संदेश को प्राप्त करने वाला अर्थात प्राप्तकर्ता। इसका मतलब क्या हुआ? जनसंचार के 4 तरह की प्रक्रियाएँ होती हैं जिनसे जनसंचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचता है। यानी हम आपको पहुँचाने वाला काम कर रहे हैं, यानी हम प्रेषक हैं। जो हम आपको पहुँचा रहे हैं वो संदेश है। इस ई काउंसलिंग के माध्यम से ये बात हम आप तक पहुँचा रहे हैं, ये माध्यम है, यानी कि जनसंचार का माध्यम ये आपका इंटरनेट है। और चौथे जो व्यक्ति हैं जिसे जो ग्रहण कर रहा उसे हम प्राप्त करता है। तो किसी भी तरह का संदेश क्यों ना हो, इन 4 माध्यमों से होकर गुज़रना ही पड़ता है उसको, ठीक है? उदाहरण के लिए देखिए, यदि 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ भी संचार की 4 प्रक्रियाएँ ज़रूर घटित हो रही हैं। जब एक व्यक्ति बोलेगा, तो एक संदेश का प्रेषक होगा, जिसे हम मान लीजिए कि 2 लोग हो जाएँ। जो बात कहेगा वो संदेश होगा, जिस भाषा में कहेगा वो भाषा माध्यम होगी और सुनने वाला संदेश को प्राप्त करे। यानी कि बिना 4 प्रक्रियाओं के 4 बिना 4 तत्वों के संदेश एक-दूसरे तक पहुँच ही नहीं सकता, वो जनसंचार माध्यम हो ही नहीं सकता। यहाँ एक सवाल ये भी उठना चाहिए कि हमने यहाँ भाषा को संदेश भेजने का माध्यम कहा, जबकि अखबार के संदर्भ में हमने समाचार पत्र को। अब देखिए, जैसे हमने आपसे कहा कि भाषा जो है वो माध्यम है। जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो वो भाषा हो गई, संदेश पहुँचाने का माध्यम और जब हम लिख कर के भेज रहे हैं, तो वो संचार माध्यम जैसे इस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ये हम इंटरनेट के थ्रू बात कर रहे हैं। अगर फेस टू फेस बात करते, तो भाषा के थ्रू बात करते। भाषा वहाँ भी है, लेकिन माध्यम वहाँ बदल जाता है। जैसे भाषा जो है समाचार पत्रों में भी संदेश भाषा के माध्यम से हम भेजते हैं। जब आप रेडियो पर समाचार सुनाते तो वहाँ भी आप संदेश भाषा के माध्यम से पहुँचाते। लेकिन उस बोली जाने वाली भाषा को आप रेडियो ही लाता है, इसलिए रेडियो का संदेश माध्यम बन जाता है। यानी कि भाषा अगर डायरेक्ट यानी कि आपके प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने जा रही है, तो वो माध्यम है। लेकिन अगर भाषा किसी माध्यम से जा रही है, तो माध्यम वो बन जाता है। जैसे यहाँ पर इंटरनेट या टेलीविज़न या रेडियो, ठीक है? तो यहाँ ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब उस समय जब मनुष्य ने भाषा का निर्माण किया होगा, अब सबसे बड़ी बात है भाषा पर थोड़ी-सी बात करनी चाहिए कि जब निर्माण किया होगा, तब एक मनुष्य को दूसरे से संवाद करने के लिए माध्यम की आवश्यक यानी कि ये बात हमने फर्स्ट काउंसलिंग में आपसे की भी थी कि संप्रेषण कहाँ से शुरू हुआ? जहाँ से मनुष्य का जन्म हुआ। ज़रूरी नहीं है कि हम जिस भाषा में बोल रहे हैं, इसी भाषा में प्रारंभिक बातें होने लगी। लेकिन कोई न कोई ऐसा माध्यम ज़रूर रहा होगा, कोई न कोई ऐसे शब्द ज़रूर रहे होंगे खाने के लिए, पीने के लिए, चलने के लिए, उठने के लिए, नमस्कार के लिए, कोई न कोई माध्यम रहा होगा, चाहे वो शारीरिक रहा होगा, ठीक है? चाहे वो
सांकेतिक रहा होगा, चाहे वो भाषा के रूप में होगा, कोई न कोई ऐसा माध्यम रहा होगा जिससे हम अपनी बात कहने मतलब पहुँचाते। धीरे-धीरे इन्हीं जो ध्वनियाँ निकलती हैं, इन ध्वनियों को मनुष्य ने व्यवस्थित करना, हम कहते हैं ना ध्वनियों के सार्थक समूह को ही भाषा कहते हैं। तो व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। अलग-अलग ध्वनियों को अलग-अलग अर्थ दिए गए। ऐसा करके भाषा के अनेक ऐसा माध्यम के रूप में अर्जित कर लिया गया, जिसके द्वारा एक-दूसरे तक अपनी बात पहुँचाई जा सके और दूसरे की बात समझी जा सके। इसी ध्वनियों पर आधारित भाषा के लिए मनुष्य ने लिपि की भी खोज की। ताकि सिर्फ मुँह से बोलकर नहीं, बल्कि लिखकर भी ऐसे लोगों तक संदेश पहुँचाया जा सके जो उनसे इतने दूर हैं, जहाँ तक उनकी आवाज़ नहीं पहुँच सकती। अर्थात जो लोग पास में हैं, उनसे तो आपने बात कर ली, उनको आपने संकेत कर लिया, उनको जो भी लेकिन जो पास नहीं है, इसलिए शब्दों को यानी लिपियों का आविष्कार हुआ और लिपियों के आविष्कार के साथ धीरे-धीरे भाषा का विकास हुआ और धीरे-धीरे हम अपनी बात लिख कर, बोल करके और लोगों तक पहुँचाना प्रारंभ कर दिए। अर्थात लिपि के आविष्कार का लाभ भी यही हुआ कि अब एक काल की बात दूसरे काल में सुरक्षित रह जाती है। जैसे रामायण वाल्मीकि ने लिखा, आज हम उसको उसका लाभ उठाते हैं। महाभारत लिखा गया, इसी तरह तुलसी ने रामचरितमानस लिखा, कबीर ने लिखा, यानी कि जो लिखित भाव हैं, उनका आज हम लाभ उठा रहे हैं। इस प्रकार भाषा संदेश के संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम है। इसका इस्तेमाल आज से नहीं, सदियों से मनुष्य करता चला आ रहा है। लेकिन भाषा के पहले और समानांतर भी कई अन्य रूप संदेश भेजने के लिए मौजूद रहे होंगे। जैसे चित्र के माध्यम से, मैंने कहा अंग संग शारीरिक संकेतों के माध्यम से, हाथ-पैर की इशारे के माध्यम से, गर्दन हिला करके, आज भी इनका प्रयोग होता है। पहले रहे होंगे, पहले भी शुरुआत हुई होगी, आज भी जब हम गुस्से में होते हैं तो आँखें लाल कर लेते हैं, आँखें दिखाने लगते हैं। गर्दन से हम आने, न आने यानी हाँ और ना दोनों का संकेत हम कर देते हैं। इनकार भी करते हैं और इकरार भी करते हैं। तो चेहरे पर आने वाले भाव भी संदेह के परिचायक हैं। व्यक्ति गुस्से में भी और खुशी के भाव दोनों आपको चेहरे से बता देता है, लिखकर नहीं बताता। तो इस प्रकार संदेश भेजने का एक तरीका नहीं है, कई तरीके हैं। इसके अलावा टेलीविज़न, सिनेमा में हम दृश्यों में बहुत भारी बातें समझा देते हैं। जैसे फ़िल्में देख करके हम बहुत कुछ समझ लेते हैं, लेकिन इनके बावजूद भी हमें स्वीकारना है कि भाषा संदेश भेजने का महत्वपूर्ण माध्यम है। अर्थात जनसंचार माध्यमों की अगर आप चर्चा करें, तो बिना भाषा के इसका प्रयोग संभव नहीं है। संदेश भेजने का माध्यम भाषा ही है और स्वयं भाषा को भी किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, यानी एक-दूसरे के पूरक हैं। भाषा टेलीविज़न का सहारा लेती है, भाषा समाचार पत्रों का सहारा लेती है, भाषा लिपियों का सहारा लेती है, भाषा रेडियो का सहारा लेती है। यानी कि लिपियों का सहारा लेकर ही वो कोई चीज़ लिखती है। जैसे एक उदाहरण आप देख लीजिए जनता, जब आप जनता अब जनता को हम क्या लिखें? ज-न-ता उच्चारण जब कर रहे हैं तो जो अलग ज अलग है, न अलग, ता लेकिन ध्वनियों का जो ध्वनियाँ हैं जिनको बोलने में प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब हम ज बोलते हैं तो हमारे मुँह में एक खास तरह की ध्वनि निकलती है। ठीक है? तो उसे हम ज की तरह लिखते हैं। तो इस प्रकार से जब हम इस तरह की बातें करते हैं, तो भाषा अपने आप वो लिखने के लिए इन्हीं लिपियों का आविष्कार धीरे-धीरे होने लगती है। तो ये आपका हुआ। इसके बाद अब दूसरी बात है मुद्रित माध्यम क्या है? मुद्रण यानी कि जो लिपिबद्ध जिसे आप कहते हैं, मुद्रण का मतलब होता है समाचार पत्र। मुद्रण के यंत्रों के आविष्कार जब पहले तो थे नहीं, पहले तो सब कुछ मौखिक चलता था। लेकिन जब से करीब 300 साल लगभग होने को हो गए हैं, कम से कम और भी हो, तो मुद्रण के आविष्कार ने संभव बनाया कि लिखित सामग्री को व्यापक जनता तक पहुँचाया जा सके। इसी वजह से अखबार और पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हुआ, ठीक है? अब इनकी भी चर्चा हमें करनी चाहिए कि प्रकाशन के कारण क्या-क्या थे, लेकिन हमारे लिए जानना भी ज़रूरी है कि अखबार किन अर्थों में अन्य मुद्रण सामग्री से अलग है। इसका मतलब ये है कि वह या तो रोज़ाना प्रकाशित होता है या सप्ताह में या 1 दिन ज़रूर प्रकाशित। दूसरी बात ये है कि इसमें समाचार का प्रमुख स्थान होता है और यह बात है कि समाचारों के अलावा भी बहुत तरह की सामग्री समाचारों में, पत्रों में होती है। अगर हम रोज़ छपने वाले अखबार पर विचार करें, तो आप देखेंगे कि अखबार से ज़्यादा 24 घंटे तक अपनी प्रासंगिकता रखता है। दूसरे रोज़ का अखबार आने से पहले ये अखबार पुराना पड़ जाता है। ठीक है? एक ये हो गया। तीसरी बात अगर अखबार की देखें तो अखबार में समाचारों की प्रमुखता होने के कारण मुख्य बात, रोज़ाना घटने वाली घटनाओं को समाचारों के रूप में प्रस्तुत करना होता है। ये समाचार ऐसे रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं कि
जो भी उस भाषा की सामान्य जानकारी रखता हो, वो उसे आसानी से समझ लेगा। अखबार की भाषा का प्रयोग ही अलग होता है। अगर इसकी भाषा सामान्य लोगों को समझ में आने योग्य ना हो, तो कोई अखबार इसको पढ़ेगा नहीं। यानी अखबार वो व्यक्ति समझ सकता है जो पढ़ना-लिखना मात्र जानता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने के, बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। तो अखबार सिर्फ़ उन लोगों के लिए उपयोगी है जो उस भाषा के लिखित रूप को पढ़ने और पढ़कर समझने के अधिकारी हैं। जो व्यक्ति अनपढ़ है, उस भाषा को लिखित रूप में पढ़ नहीं सकता या पढ़कर समझ नहीं सकता, उसके लिए अखबार बेकार है। तो अखबार में समाचार के अलावा देखिए आजकल चलन आप देखिए अखबार पढ़िए, निबंध आते हैं, बड़े अच्छे-अच्छे निबंध होते हैं, लेख होते हैं, कहानियाँ छपने लगी हैं, कविताएँ छपने लगी हैं, फीचर छपने लगे हैं। तो अखबार में आजकल पाठक के रुचि के आधार पर समाचारों के अतिरिक्त बहुत मनोरंजक चीज़ें भी छपने लगी हैं, विज्ञापन भी छपने लगा है। तो ये मुद्रण की तीसरा जो हमारा माध्यम है, वो रेडियो का माध्यम है, यानी श्रव्य माध्यम। रेडियो के आविष्कार ने दुनिया में आवाज़ दी, यानी आवाज़ पहली बार रेडियो के माध्यम से गई। तो रेडियो के ज आवाज़ जो हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान से इससे पहले मुमकिन नहीं था। रेडियो ने आवाज़ को विद्युत तरंगों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा या भेजने का कार्य किया। जहाँ से आवाज़ आवाज़ को भेजना होता, वहाँ आवाज़ ध्वनियों में परिवर्तित हो जाती है और जहाँ आवाज़ रूपी संदेश पहुँचना होता है, वहाँ रेडियो नामक यंत्र उन ध्वनियों को ध्वनि तरंगों को दोबारा ध्वनियों में बदल देते हैं। यानी अब देखिए ये विज्ञान की ये टेक्नोलॉजी है। आवाज़ का यह संचार इतने कम समय में घटित होता है कि उसे लगभग लगभग हम शून्य मान सकते हैं। यानी जिस समय आवाज़ को प्रेषित किया जाता है, ठीक उसी समय वह हज़ारों मील दूर सुन भी ली जाती है। अब इसमें आप हमको देख पा रहे हैं, लेकिन अगर ये रेडियो पर काउंसलिंग होती या यहाँ भी आप देखिए, हम इधर बोल रहे हैं, उधर आप सुन रहे हैं। ये हमारा जो आविष्कार है आवाज़ का, श्रव्य माध्यम का, उसकी वजह से हो पा रहा है। तो इस कारण रेडियो को भी समाचार और दूसरे अन्य संदेशों के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन रेडियो के साथ यह एक बात और है कि यहाँ सिर्फ़ आवाज़ पहुँचती है। अभी हम आपसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं। आप हमें देख पा रहे हैं, हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप मुझे देख पा रहे हैं। रेडियो के माध्यम से सिर्फ़ आवाज़ जाती है, चेहरा नहीं दिखाई देता, यानी व्यक्ति नहीं दिखाई देता। तो सुनकर ही हमें समझना होता है। इसीलिए रेडियो की भाषा को इतनी आसान बनाना चाहिए या इतना सरल होना चाहिए कि सुनने वाला व्यक्ति एक पल के लिए भी उसके अर्थ में जाने की उसको ज़रूरत महसूस ना हो। अर्थात जो बोलते हम चले जा रहे हैं, वो आप सुनते चले जा रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि जो हमारे क्लिष्ट शब्द हैं, जो बड़े शब्द हैं, जो गूढ़ शब्द हैं, उनका प्रयोग श्रव्य माध्यमों में नहीं करना चाहिए। ठीक है? रेडियो पर सिर्फ समाचारों का प्रसारण नहीं होता, वार्ता होती है, वार्ता अर्थात मतलब बातचीत, साक्षात्कार होता है, गीत-संगीत होता है, नाटक होते हैं और रेडियो को सिर्फ शिक्षित या शहरी लोग नहीं सुनते। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसे अशिक्षित और दूर-दराज में गाँव में रहने वाले लोग भी सुनते हैं। एक तरफ महानगरों में भी लोग सुनते हैं, पढ़े-लिखे लोग भी सुनते हैं और दूसरी तरफ रेडियो को गाँव दूर-दराज के लोग भी सुनते हैं जो बिल्कुल भी अशिक्षित हैं और उसका आनंद लेते हैं। रेडियो के माध्यम की यही विशेषता भी है। इसे सुन कर के इसका आस्वाद लिया जाता है। इस पर जो प्रसारित होने वाले कार्यक्रम होते हैं, वो इसी प्रकार से बनाए जाते हैं कि जिससे सुन कर के उसका एहसास किया जाए और समझा जाए। अखबार, पत्रिका, किताब जब आप पढ़ते हैं, तो आपके पास ये सुविधा होती है कि आप एक बार में नहीं समझ पाए, तो किसी से पूछ लिए। कभी-कभी हम शब्दकोश उठाकर देख लिए कि इस शब्द के का अर्थ क्या हुआ, लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं है। रेडियो उन तर ऐसी तरंगे हैं कि अगर आप उसी समय नहीं सुन पाए, तो आप फिर बाद में उसको कुछ नहीं समझ पाएँगे। क्योंकि जब तक आप समझेंगे, तब तक वो बहुत सारे संवाद निकल जाते हैं। तो रेडियो के साथ सुविधा ये नहीं है। रेडियो के साथ इसीलिए कि अगर आप चूक गए, तो दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। जबकि टेलीविज़न पर टेलीविज़न क्या मतलब किताबों में, टेलीविज़न पर भी नहीं, किताबों में या अखबारों में, पत्रिकाओं में ये सुविधा आपको मिलती है। लेकिन जैसे अभी आपसे हम बात कर रहे हैं, इस पर ये सुविधा हमारी आपकी नहीं मिल पाएगी कि अगर आप कोई शब्द ऐसा हम कठिन प्रयोग करें, जब तक उस शब्द का आप अर्थ ढूँढेंगे, तब तक
आगे बात निकल जाती है। इसके बाद है दृश्य माध्यम। जनसंचार माध्यमों का जो तीसरा रूप है, जिसे हम दृश्य माध्यम कह रहे हैं, ये बड़ा सशक्त माध्यम होता है। इस माध्यम को सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और सबसे ज़्यादा प्रभाव समाज पर इसका पड़ता है। दृश्य माध्यमों में जैसे नाटक, चित्र, मूर्तिकला, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। इन माध्यमों में हम सिनेमा और टेलीविज़न को लेते हैं। अर्थात नाटक जो हम पढ़ते हैं और नाटक जो हम देखते हैं, उस पर बहुत अंतर आता है। तो इस पर भी बात करते हैं। तो जनसंचार माध्यमों में जो दृश्य माध्यमों की वो सबसे बड़ी विशेषता है कि देखिए सिनेमा का लगभग 100 साल से ज़्यादा हो गया, ये माध्यम हमारे समाज में आ गया है। इसी तरह फ़िल्मों का भी देख लीजिए, तो इसका भी लगभग हमारे ख़्याल से 100 साल के आस-पास होने वाले हैं जब फ़िल्में हमारे जीवन में आईं। इसमें एक इसके लिए एक थिएटर बनाया गया जहाँ लोग बैठ कर के विशाल पर्दे पर प्रोजेक्टर लगा कर के उन दृश्यों या बिंबों को देखते हैं, जो जिन्हें वो महसूस करते हैं और जो उनके जीवन में घटित होती है। फ़िल्में समाज से ली गई विषय वस्तु पर ही बनाई जाती हैं, तो इसलिए आप उन फ़िल्मों से आप रूबरू होते हैं। जो फ़िल्मों में दिखाया जाता है, वो आपके जीवन में, समाज में भी घटित होते हुए दिखाई देते हैं। तो फ़िल्मों को देख कर के व्यक्ति समझ लेता है। फ़िल्मों में एक अच्छी बात ये होती है या टेलीविज़न में एक अच्छी बात होती है कि इनके नाटक में अगर आप कोई चीज़ संवाद में नहीं समझ पाए, तो कुछ उनके हाव-भाव और देखकर समझ पाएँ। लेकिन अगर रेडियो की बात करें, तो रेडियो में ये बड़ी समस्या है। रेडियो विद्युत तरंगों से चलता है, उसमें दिखाई कुछ नहीं देता है, तो उनमें अ, आप हर चीज़ को महसूस करते हैं, देखते नहीं हैं। इसीलिए रेडियो और टेलीविज़न पर खेले जाने वाले नाटकों में भी अंतर है। टेलीविज़न पे खेले जैसे एक उदाहरण और देखिए, मैच का देखिए, क्रिकेट मैच का। क्रिकेट मैच जो टेलीविज़न पे होता है, उसपे जो कमेंट्री आती है, उसका स्वरूप और रेडियो पर खेली जाने सुनाई जाने वाली कमेंट्री का स्वरूप अलग-अलग होता है। क्योंकि टेलीविज़न पर वो कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि देखो बॉलर बॉलिंग कर रहा है, ये 4 रन मारा, ये बाउंड्री की तरफ लेकिन रेडियो पर उसको हर चीज़ बताना होता है, ठीक है? तो इसलिए उस टेक्नीक को भी अपनाना पड़ता है। इसी तरह देखिए तो रेडियो पर मसलन आप देखिए कि अगर कोई नाटक है, अब टेलीविज़न पर अगर एक व्यक्ति को गोली मारा या खून से लथपथ एक व्यक्ति अगर मंच पर आता है, तो आपको टेलीविज़न पे बताने की ज़रूरत नहीं जो सामने वाला पात्र है कि आप खून से लथपथ हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं। लेकिन रेडियो पर अगर ऐसा कोई व्यक्ति आता है, तो सामने वाला पात्र ये ज़रूर संवाद करता है कि आप खून से लथपथ कैसे हो गए? यानी कि वो श्रोता को बताना चाहता है कि उसका है। तो ये भाषा में अभी आप देखेंगे भाषा के संदर्भ में ये बात थी। तो ये माध्यम 3 हो गए। अब इसके बाद इसकी भाषा पर विचार कर लें। तो देखिए जनसंचार माध्यमों की भाषा से जो तात्पर्य है, उनके माध्यमों की विशिष्टता से नहीं है। मसलन रेडियो का माध्यम ध्वनि है। अब यह ध्वनि किसी भी चीज़ की हो सकती है, जैसे चिड़िया के चहचहाने की धुन, रेलगाड़ी के पुल से गुजरने की, कुत्ते के भौंकने की आवाज़। इस तरह की ध्वनियाँ किसी न किसी अर्थ को व्यंजित करती हैं, ठीक है? यही नहीं, पृष्ठभूमि में विशेष तरह के संगीत का बजना, तरह-तरह की भावनाओं को जगाने में मदद करता है। ये सभी ध्वनियाँ रेडियो को संचार माध्यम के विशिष्ट रूप को बनाती हैं। इसी प्रकार बिना किसी तरह की भाषा का प्रयोग किए सिनेमा, टेलीविज़न में भी दिखाए जाने वाले दृश्य, बिंब दर्शकों तक अर्थ संप्रेषित करने में कामयाब हो जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर विचार करें तो टेलीविज़न और रेडियो सिनेमा और टेलीविज़न की भाषा वो दृश्य की तरह होती हैं, उसमें दृश्य होती हैं। लेकिन रेडियो पर ध्वनि होती है। तो भाषा की जो अर्थ में व्यापकता है, वो उसको भी देखना पड़ता है। इसी तरह समाचार पत्रों और किताबों में देखिए, तो उसकी भाषा में भी एक अलग स्वरूप होता है। यह स्वाभाविक सवाल उठता है कि इन माध्यमों की भाषा क्या एक सी है, जो प्रयुक्त हो रही है या इसमें कुछ अंतर है? इसका हाँ और ना दोनों में आप एक सी भी है और नहीं भी है। दोनों मतलब हाँ, इस अर्थ में कि जिस हिंदी भाषा का प्रयोग हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में करते हैं, उसे ही हम समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और किताबों में पढ़ते हैं। उसे ही हम रेडियो पे सुनते हैं, उसे ही हम फ़िल्म और टेलीविज़न के माध्यम से देखते हैं। अगर यह एक सी हिंदी ना होती, तो किसी भी हिंदी जानने वाले के लिए अलग-अलग माध्यमों में इस्तेमाल होने वाली भाषा को समझना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता। लेकिन
इसका यह अर्थ नहीं कि इन सभी माध्यमों में एक सी भाषा प्रयुक्त होती है। मैं रोज़ाना बोलचाल में इस तरह की भाषा का प्रयोग करता हूँ। वैसी भाषा कक्षा में पढ़ाते समय कभी नहीं हो सकती। यानी कि जो बोलचाल की भाषा हमारी हिंदी है, जो आम जीवन में हम बोलते हैं, वो कक्षा में उस प्रकार की भाषा का प्रयोग हम नहीं कर सकते। अंतर हो जाता है। ठीक है? इसी तरह समाचार पत्रों में जो भाषा इस्तेमाल होती है, वैसी भाषा का प्रयोग रेडियो में नहीं हो सकता। दोनों में अंतर जैसा अभी हमने बताया। इसी तरह से दृश्य माध्यमों पर जो भाषा लागू होती है, वो श्रव्य माध्यमों पर लागू नहीं होती है। ये भी हमने आपको बताया कि खून से लथपथ व्यक्ति अगर टेलीविज़न पर आता है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन खून से लथपथ व्यक्ति अगर रेडियो के नाटक में आता है, तो बताने की ज़रूरत होती है कि खून से लथपथ कैसे आप क्या होगा जो आप खून से लथपथ हैं? यानी कि श्रोता को पता चल जाएगा कि जो पात्र ये आया है, इसको गोली लगी है, चाकू लगा है, जिससे ये खून से लथपथ है। तो इस प्रकार से है। अब मुद्रित माध्यमों की भाषा देखिए, तो मुद्रित माध्यमों की भाषा पर अगर विचार करें, तो इनमें प्रयुक्त भाषा के उदाहरणों सामने अगर रखें, तो तमाम हैं। जैसे देखिए, मुद्रित माध्यमों की भाषा की फ़ॉर्मेट अलग होता है। एक उदाहरण आपको सिर्फ़ देंगे। ठीक है? वो आपके बुकलेट में भी है। एक उदाहरण जैसे देखिए 17वीं लोकसभा का सत्र प्रारंभ हो गया है। 16वीं लोकसभा से एकदम आमूल अंतर तो नहीं आया है, पर इस तरह तस्वीर थोड़ी अलग होगी। हो सकता है कि इस बार लोकसभा का चित्र थोड़ा भिन्न हो। 16वीं लोकसभा के अंतिम 2 वर्षों में राजनीति इतनी हावी हो गई कि अनेक महत्व के मसले बहस से वंचित रह गए। ठीक है? इसके बाद पूरी जानकारी उसमें कि इससे पहले 17वीं लोकसभा की संरचना को समझते हैं। इस बार आधे से अधिक यानी 277 सांसद पहली बार संसद पहुँचे हैं। इसमें भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी शामिल इस तरह से। अब ये देखिए, एक ये हो गया। ठीक है? दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा ये भी मुद्रित ही है। लिफाफा देख कर खत का मजमून भाँप लेने की बात आमतौर पर से कही जाती है। मगर कई मजमून इतने गहरे संजीदगी से भरे होते हैं कि उनकी ठीक-ठाक कैफ़ियत लिफाफे की शक्ल-सूरत नहीं दे पाती। मसलन जैसे कि यह किताब, इसका नाम है रात भारी है और इस पर लेखक की जगह नाम छपा है अमृता प्रीतम। अब देखिए, दो बस इतना ही पढ़ेंगे, इससे समझिए। देखिए, अब दोनों को आप पढ़िए। एक पुस्तक की समीक्षा है और एक समाचार है। यानी समाचार की भाषा देखिए, समाचार की भाषा में आप पाएँगे कि सूचनाओं का की प्रमुखता है, सूचनाएँ अधिक हैं। जबकि पुस्तक समीक्षा में आप देखेंगे कि लेखक का अपने भावनाएँ हैं, ना? लिफाफा देख कर खत का मजमून भाँप लेते हैं, ठीक है? ये लेखक के अपने हैं। तो इस प्रकार से देखिए तो दोनों के भाषा में काफ़ी अंतर दिखाई देता है। तो कहने का मतलब ये हम आपको इसलिए उदाहरण दिए कि मुद्रित भाषा में भी अगर पुस्तक समीक्षा को आप देखें और अगर आप किसी समाचार पत्र या समाचार की भाषा को देखें तो दोनों में बहुत अंतर दिखाई देता है। ऐसे अनेक उदाहरण आपके बुकलेट में भी होंगे जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद श्रव्य माध्यमों की भाषा में आ जाइए। श्रव्य माध्यमों का मतलब है कि संदेश को सुनकर समझना। इसके अंतर्गत रेडियो को हम शामिल कर सकते हैं। वैसे तो आजकल ऑडियो कैसेट, ऑडियो सीडी ये भी सब चल रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से रेडियो की चर्चा करेंगे। रेडियो एक ऐसा श्रव्य माध्यम है जिसमें हम संदेश सुनकर प्राप्त करते हैं। यह समाचार हो सकता है, वार्ता हो सकती है, नाटक हो सकता है, साक्षात्कार या बातचीत हो सकती है। इसके अलावा गीत-संगीत के कार्यक्रम हो सकते हैं। ठीक है? इन सब में भाषा का एक स्वरूप इस्तेमाल नहीं होता। रेडियो पर जब हम समाचार सुनते हैं, तो ज़रूरी हो जाता है कि बात को सुनने के साथ-साथ समझाते जाएँ या समझते जाएँ। किताब का जो अंश उद्धृत किया जाएगा, यदि उसे रेडियो प्रसारित किया जाए, तो उसे समझने में कठिनाई होगी। ठीक है? यानी कि समाचार की भाषा यहाँ भी अलग है, किताब की भाषा यहाँ भी अलग है। किताब पढ़ते हुए यह आसानी होती है कि हम पढ़ने की गति को रुक करके तेज़ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन रेडियो पर ऐसा हम नहीं कर सकते। यहाँ बोलने वाले की गति तो स्थिर होती है, लेकिन समझने वाले की क्षमता एक सी हो जाती, यह ज़रूरी नहीं है। इसीलिए रेडियो का समाचार या रेडियो पर जो समाचार की भाषा होती है, उसका स्वरूप दूसरा होता है, उसे सुनकर समझना होता है। अब अगर आप इसको भी पिछले उदाहरण से देखें, तो पिछले उदाहरण का भी हम आपको फिर थोड़ा-सा सुना दे रहे हैं कि चुनाव आयोग की ओर से कल 13वीं लोकसभा के गठन की अधिसूचना राष्ट्रपति को सौंपे जाने के साथ ही नई लोकसभा का विधिवत गठन हो जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रपति नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक है? अब वो सारी बातें हैं, ये समाचार में प्रसारित हो रहा है। ये है, ठीक है? अब इसको देखिए,
ये समाचार पत्र में प्रसारित हो रहा है। लेकिन जब यही बात रेडियो पर प्रसारित होगी, तो 13वीं लोकसभा के गठन की अधिसूचना कल जारी होगी, ठीक है? सौंप दी जाएगी, जारी हो कल ही मुख्य चुनाव आयुक्त निर्वाचन सदस्यों की सूची राज्यपाल राष्ट्रपति को सौंपेंगे। इस सूची में लोकसभा के चुने इस तरह से आपका तो अब देखिए दोनों की भाषा में अंतर है। रेडियो से प्रसारित होने वाले समाचार और अखबार में प्रकाशित होने वाले समाचारों की सूचना में ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन कुछ सूचनाएँ दोनों जगह अलग हैं। जो सूचनाएँ दोनों समान भी हैं और अंतर भी है। खास बात जो ध्यान देने की है कि भाषा के स्तर पर दोनों जगह भाषा का इस्तेमाल मतलब सरल भाषा का इस्तेमाल किया गया है। अखबार में छपे समाचार में पहले वाक्य में जो बात कही गई है, वही बात रेडियो से जब प्रसारित समाचार में होती है, लेकिन उसे यथावत दोहराया नहीं जाता। अखबार का पहला वाक्य इस तरह चुनाव आयोग की ओर से जैसे कल 13वीं लोकसभा के गठन की अधिसूचना राष्ट्रपति को सौंपे जाने के साथ ही नई लोकसभा का विधिवत गठन हो गया। जबकि यही बात जब रेडियो पर कहेंगे तब देखिए 13वीं लोकसभा के गठन की अधिसूचना कल जारी होगी। ठीक है? तो इस प्रकार से अगर देखिए तो भाषा का ये स्वरूप भी आपके सामने दिखाई देता है। ठीक है? तो रेडियो और उसकी भाषा का स्वरूप ये है। इसके बाद दृश्य माध्यमों की भाषा देखिए। संचार माध्यमों में मुद्रित और श्रव्य माध्यमों के अलावा दृश्य माध्यमों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। दृश्य माध्यम का अर्थ यह नहीं है कि इनमें श्रव्य का प्रयोग नहीं होता है। सिनेमा हो या टेलीविज़न, दृश्य के साथ-साथ श्रव्य भी होता है। लेकिन दृश्य होने के कारण श्रव्य का इस्तेमाल उसी रूप में नहीं हो सकता जैसा कि रेडियो या मुद्रण में होता है। इसका सबसे उत्तम उदाहरण खेलों का मैंने आपको बताया तो फिर देख लीजिए। क्रिकेट टेलीविज़न पे चल रहा है, जो उस पर कमेंट्री कर रहे हैं वो बहुत सारी बातें करते रहते हैं, ये नहीं बताते कि अब बॉलर दौड़ रहा है, अब गेंद फेंक रहा है, अब इन्होंने मारा, ऐसा नहीं करते, क्योंकि आप देख रहे हैं। लेकिन जब आप ये रेडियो पर सुनते हैं, तब आप देखिए एक-एक बात, छोटी-छोटी बातों का वर्णन रेडियो पर दिखाई देता है। बोलने की गति धीरे-धीरे जैसे 4 रन जब मारते हैं, 6 रन मारते हैं, तो बोलने की जो गति है वो तेजित होती चली जाती है। इससे आपको लगने लगता है कि 4 रन होने वाला है या 6 रन मारने वाले हैं वगैरह-वगैरह। तो अगर आप देखिए तो दृश्य माध्यमों में दृश्य होने के कारण शब्दों के द्वारा वस्तु स्थिति और भाव वैसा वर्णन करने की ज़रूरत नहीं होती जैसा मुद्रित या श्रव्य माध्यमों में होती है। दृश्य माध्यम में हम उसे वैसे ही दिखाते हैं जैसे हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। तो इस तरह से इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, तो इसकी भाषा में भी आपको वो है। अब जैसे देखिए कि अगर दृश्य माध्यमों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को देखिए, तो इसमें भाषा बोलचाल के अनुरूप हो, सरल हो, सुनकर समझ ही जा सके। क्लिष्ट और बोलने में कठिनाई उत्पन्न करने वाले शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए और दृश्य के साथ उसका पूरा तालमेल बैठाया जाना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है? तो इस प्रकार से संचार माध्यमों की भाषा का भी महत्व है। ठीक है? और ये भाषा निश्चित रूप से जब तक इन भाषा को आप नहीं समझेंगे, तब तक संचार माध्यमों को भी आप नहीं समझ पाएँगे। इसके अलावा संचार माध्यम का शिल्प भी अपना अलग होता है। रेडियो नाटक देखिए, रेडियो नाटक और टेलीविज़न के नाटक, दोनों नाटकों पर अलग-अलग तरह के आपको चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। रेडियो के नाटक और टेलीविज़न के नाटक पे आपको बहुत सारे अंतर दिखाई देने लगे। कुछ उदाहरण हमने आपको बताया भी, जैसे चिड़िया अगर दिख रही है या चिड़िया बैठी है, तो उसके चहचहाने की। रेलगाड़ी अगर जा रही है तो उसकी आवाज़ आनी है, ठीक है? बस चल रही तो उसकी आवाज़ आनी है, जबकि टेलीविज़न पर इस प्रकार की ध्वनियों को दिखाना अनिवार्य नहीं होता है। लेकिन रेडियो का जब रेडियो नाटक लिखना इसीलिए बहुत कठिन होता है। हर लेखक, हर नाटककार रेडियो नाटक नहीं लिख सकता। रेडियो नाटक लिखते समय नाटककार को ध्वनियों पर ध्यान देना होता है और वो ध्वनि चूँकि जो श्रोता होता है वो देख नहीं रहा है, उसे हर चीज़ जैसे एक उदाहरण हमने आपको दिया कि खून से लथपथ व्यक्ति अगर टेलीविज़न पर दिखता है तो उसका दूसरा स्वरूप होता है, रेडियो पर जब आता है तो उसका संवाद बन जाता है। यानी कि ध्वनियों के माध्यम से भी होता है, ठीक है? और इसके अलावा संचार लेखन भी है। संचार के लिए लेखन आरंभ करने से पहले हमेशा संचार माध्यमों की प्रकृति को भी समझ लेना चाहिए कि आप किस संचार माध्यम के लिए लिखने जा रहे हैं। यानी कि समाचार पत्रों का जो लेखन होता है वो अलग होती है, उसके लिए भाषा का प्रयोग अलग होता है। यानी कि अगर आप
किताबी शब्दावली का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग, पुस्तकीय शब्दों का प्रयोग अगर समाचार लेखन के माध्यम से करते हैं, इसीलिए कहा जाता है अखबारी भाषा, यानी वो भाषा जो लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है? तो कुल मिलाकर ये संचार माध्यम के लेखन की ये भाषा है और इसे आप इसी आधार पर अगर समझेंगे तो समझ लेंगे कि इनका एक प्रयोग अलग ही होता है और इनके आधार पर आप इसको समझ सकते हैं। तो सारी विधियाँ संचार और तीनों माध्यमों की अलग होती हैं। ठीक है? नमस्कार।